कैसे हैं आप सभी दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत क्लास में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? क्या मैं आप लोगों को सुनाई पड़ रहा हूं? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्त? एक जोशीली सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आज की क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके जो है वो डायमेंशंस काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। राइट है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? राइट। गुड मॉर्निंग सभी दोस्त। क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाउ आर यू ऑल? और जैसा कि आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। आप जनरली इस तरह के टॉपिक्स की आपको बहुत आवश्यकता भी पड़ती है और वो है बुक्स पढ़ने का कामयाब तरीका। यानी कि आपको बुक्स कैसे पढ़ना है, बुक्स से दोस्ती कैसे करनी है और जो आप पढ़ रहे हैं उसका आउटकम आपको कैसे निकालना है। राइट दोस्तों, तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर हाँ, पेन और पेपर तैयार हैं तो आज मैं आपको 8 मैजिकल मेथड बताने वाला हूं। 8 वो तरीके जिसके माध्यम से अगर आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते हैं तो आप स्मार्टली किसी किताब का मास्टर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, कम से कम समय में अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों को मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे लिखकर भेजें, यस सर वी आर रेडी, हम सभी तैयार हैं। आर यू रेडी दोस्तों? यस, सो वी नीड टू स्टार्ट। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं कि बुक पढ़ने का कामयाब मेथड क्या है और कैसे हम बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, इससे पहले मैंने क्लास ली है बुक रीडिंग को लेकर, जहां पर मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। जहां पर मैंने SQ3R मेथड, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये मेथड जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है वो आवश्यक है। SQ3R के बाद मैंने आपको 3 फोल्ड मेथड बताया था कि बुक पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो डेफिनेटली आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको स्मार्ट मेथड बताने जा रहा हूं और वो है बुक रीडिंग मेथड और इसके साथ साथ नोट्स टेकिंग मेथड। तो ये दोनों जो है वो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर हम लोग जो समझेंगे कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है। राइट दोस्तों, तो यहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, बुक रीडिंग मेथड क्या है और नोट्स टेकिंग मेथड क्या है। इस सेगमेंट में आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्मार्ट मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बुक पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि आपको किताबें बहुत पढ़नी होती हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े डायमेंशन होते हैं, और बुक पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि बुक पढ़ने के साथ साथ हम नोट्स टेकिंग कैसे करें, यानी हम नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर हम दोनों को एक साथ कर दें, जनरली क्या होता है कि इससे पहले की जो मैंने मेथड बताया कि बुक कैसे पढ़ना है, उसके बाद आप नोट्स बनाने का मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया। लेकिन अगर मैं लगातार, यानी कि अगर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जो नोट्स बना रहा हूं, बुक्स पढ़ रहा हूं, उसके साथ साथ अगर मैं स्मार्ट नोट्स भी बनाते चलूं तो मेरा बहुत टाइम बच जाएगा और मैं अपनी किताब का पूरा निचोड़ निकाल लूंगा। यानी किताब को हर डायमेंशन से पढ़ना, साथ ही साथ हर डायमेंशन को पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाना,
स्मार्ट नोट्स बनाना, ये दोनों अगर मैं क्लब कर दूं तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। डेफिनेटली इससे आपको बहुत, या तो आप नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा पढ़ पाएंगे जो आपका समय बचेगा, या बुक्स को आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, उस पर आंसर राइटिंग कर पाएंगे, उस पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा पाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो यूपीएससी में आपकी सफलता को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो यहां पर जो है वो हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं इसको कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जब बुक रीडिंग करें साथ ही साथ नोट्स मेकिंग दोनों एक साथ करते चले जाए, और हम स्मार्टेस्ट, ये स्मार्ट नहीं, स्मार्टेस्ट मेथड है जो इंटरनेशनल एरिना में इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तरह के एनएलपी ट्रेनर इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही हजारों डॉलर में ये सेमिनार होते हैं, तो वो सभी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो डेफिनेटली जो है वो आप इससे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। आइए मैं आज 8 स्टेप्स के बारे में बात करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और यहां अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। 8 स्टेप ऑफ स्मार्ट मेथड्स, यानी बुक रीडिंग और नोट टेकिंग दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो बुक रीडिंग और नोट्स टेकिंग दोनों एक साथ क्या किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। आपको थोड़े से स्मार्ट मेथड की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो डेफिनेटली जो है वो हम यहां पर काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 8 वो तरीके बताऊंगा जिसमें आप अपनी कॉपी में स्मार्ट नोट्स और बुक पढ़ते हुए आप दोनों को लिंक कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चल सकते हैं। राइट दोस्तों, अब हम यहां पर बात करते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 1 में जब सबसे पहले बात करते हैं, कोई बुक आपके पास है, सपोज दैट यू हैव अ बुक, और आपके पास जो बुक है आप सबसे पहले उसको ब्राउज करना शुरू करिए। ब्राउज करने का मतलब होता है जैसे वेबसाइट पे ब्राउज करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, पूरा वेबसाइट को देखने, उसके लेआउट को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे यहां पर भी जो है वो यहां आपको भी बुक को ब्राउज करना है। यानी आप पूरी बुक का एक थीम जरूर लें कि ये मेरे हाथ में जो किताब है उसका बेसिकली थीम क्या है, वो बुक किसके बारे में है, उसके चैप्टर्स क्या हैं, ये इतिहास की किताब है, ज्योग्राफी की किताब है, किस चीज की किताब है, इसके इंडेक्स क्या है। राइट, अगर आप इसका सूचकांक देखेंगे कि लेखक ने इस किताब को किस रूप में लिखा है, इंडेक्स जरूर पढ़ा करिए आप इसमें। तो इंडेक्स इसका बेसिकली क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब हम लोग यहां पर जो है बात करेंगे बुक, चैप्टर, थीम, इंडेक्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर स्टेप 1 लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके किताब का एक लेआउट तैयार होगा कि मेरी किताब का ओरिएंटेशन क्या है। मान लो हिस्ट्री किताब पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न इंडिया में कहां से शुरू किया है विपिन चंद्रा ने या शेखर बंदोपाध्याय ने, फिर कैसे कैसे उन्होंने चीजों को जोड़ा है, गांधी कहां आए, नेहरू कहां आए, जनजातीय आंदोलन कहां हुए, ब्रिटिश के जो है वो कानून कहां बने। तो इन सब के बारे में आपको एक लेआउट मिलेगा कि मुझे एक्चुअली बुक के साथ क्या करना है, बुक कैसे डेवलप होगी, और इसको थोड़ी देर रुककर उसका इमेजिनेशन करें कि कहानी का फ्लो कहां जाएगा। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में आपने देखा कि पहला जो चैप्टर है वो एक ब्रिटिश टाइम में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलपमेंट का बेसिक्स बना, वहां पर कौन कौन से, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट, फिट इंडिया एक्ट, आपके इस तरह से मूवमेंट हुआ। फिर वहां से हम आजादी के बाद कैसे हमने अपना जो आजादी के बाद कौन कौन से सेगमेंट लिए, सत्ता को कैसे जो है वो हमने ट्रांसफर किया, किस तरह से हमने नए नए सेगमेंट शुरू किए, आगे चलकर हमारे संविधान का क्या निर्माण हुआ, संविधान के कौन कौन से भाग रहे। तो एक आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा किस तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या क्या मूवमेंट होती रही और आगे चलकर अमेंडमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो आप जब शुरुआत में स्टेप 1 को पूरी किताब का आपके दिमाग में एक पिक्चर तैयार होती, बड़ा रिलैक्स होकर इमेजिनेटिव वे में आपको ये स्टेप 1 पूरा करना होता है। इसमें कोई हड़बड़ी आपको करने की जरूरत नहीं है। जब स्टेप 1 पूरा हो जाए और आपके बुक के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाए, आप एक थीम डेवलप कर लो, आप सोचो कि आप वहां हो, आप संविधान सभा में हो, आप गांधी की दांडी यात्रा में हो, एक थोड़ा सा उसकी इमेजिनेशन करना शुरू करो। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था सेंस ऑफ अर्जेंसी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये होता है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी जब भी आप पढ़ाई करें, कंपटीशन के लिए आप पढ़ाई करें, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो एक कंपटीशन में जा रहे हैं और डेफिनेटली यहां पर आपको टाइम ही सबसे बड़ा आपका एस्पेक्ट है। ज्यादातर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती स्टेप 2 में करते हैं, वो कोई बुक उठाते हैं, नई किताब होती है तो और ज्यादा भले आराम से पढ़ूंगा, अभी कोचिंग शुरू की है, अभी प्रिपरेशन शुरू की है, तो कोई वो अपने लिए टाइम टेबल नहीं बनाते, कोई अपने लिए टाइमर सेट नहीं करते, यानी वो अपने दिमाग को भटकने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। जिसको भी अभी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं पता क्या होती है, उसके लिए मैंने पूरी अलग से एक वीडियो बनाई है सेंस ऑफ अर्जेंसी को लेकर। तो सबसे पहला जो होता है, आप सेकेंड स्टेप में आप आते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी
आप आज भी अगर 1 घंटा भी पढ़ने बैठे, मैं कह रहा हूं इसको नियम बना लीजिए, एक टाइमर सेट कर लीजिए, और ये घड़ी अपना फोन मत रखिएगा, एक 30-35 रुपए का टाइमर आता है सिंपली आज की डेट में, वो टाइमर जरूर रखें। टाइमर आपके दिमाग में सेंस ऑफ अर्जेंसी तय करता है। ज्यादातर ट्रेंड और अनट्रेंड स्टूडेंट के बीच में ये स्टेप 2 बहुत बड़ा एक जो है वो योगदान करता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, स्टेप 2 एक बहुत ही बड़ा योगदान तय करता है, और यहां पर आपको टाइमर सेट करना होता है। राइट, आपको टाइमर सेट करिए कि मैं आज 1 घंटे पढ़ने बैठ रहा हूं, इसमें मेरा आउटकम क्या आएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करिए कि मुझे हमें अपने दिमाग को भटकने नहीं देना है, और टारगेट्स तय करिए, लक्ष्य तय करिए। ठीक है, आप इसमें लक्ष्य तय करिए कि मैं 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ लूंगा, या कितने चैप्टर्स पढ़ लूंगा, या मैं जो है वो जितनी देर भी पढ़ने बैठ रहा हूं, आधे घंटे पढ़ने बैठ रहा हूं, कभी भी आज के बाद बिना टाइमर के आप पढ़ने नहीं बैठेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका जो दिमाग भटक रहा है वो भटकना बंद हो जाएगा, और आप बहुत फोकस होकर इसमें अपना काम कर पाएंगे। क्लियर है? एक टाइम स्लॉट बना लीजिए कि मैं 45 मिनट या 1 घंटा कितनी देर पढ़ने बैठूंगा, उसमें कितने पेजेस पढ़ूंगा, या उसमें कितने जो है मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा, या मेरे नोट्स का कितना हिस्सा कवर हो जाएगा। अगर आप ये स्टेप स्किप करते हैं तो आपका दिमाग लीवरेज लेगा, आपका दिमाग जो होगा वो भटकने के लिए समय पाएगा, आप ख्यालों में डूबेंगे। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आप एग्जाम दे चुके हो, सभी लोग इस स्टेप को फॉलो करने की आदत डाल लें। जब भी पढ़ने बैठे, आप 45 मिनट ही पढ़ने बैठे, कोई बात नहीं है, आप सबसे पहले अपना टाइमर रखें कि ये मेरा टाइमर है, उल्टा शुरू हो रहा है, और हम यहां पे जो है अब मुझे क्या करना है, इसमें मेरे टारगेट्स तय हो। आप लिख लीजिए, एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि मेरा टारगेट है कि मैं ये आज 8 पेज पढ़ लूंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, आपके दिमाग जैसे ही भटकेगा, आपका टाइमर पे आपकी नजर जाएगी और आपको अपने टारगेट्स याद आ जाएंगे। आप कभी भी सेंस ऑफ अर्जेंसी आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा देती है। आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी टॉपर्स हैं वो इस क्वालिटी का बहुत ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि इसको कैसे उपयोग किया जाता है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप भी जो टॉप रैंक में आना चाहते हैं, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी का प्रयोग करना शुरू करिए। ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े बड़े सेमिनार्स में इंटरनेशनल वे में आपको बताया जाता है। राइट, आगे चलते हैं हम लोग, और अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते समय इस स्टेप को फॉलो नहीं करता है। क्यों? हम जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आप 12th पास हो चुके होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या ग्रेजुएट हो चुके होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अब तक आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, आपने कई चीजें जानती होंगे। कई बार स्टूडेंट आते हैं, मैंने देखा एक बहुत बड़ा नंबर है उनका, 60-70% ऐसे स्टूडेंट बोले सर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, सर हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसा संभव ही नहीं है। यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही जनरल, इसीलिए उसको जनरल स्टडी कहा जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो बहुत जनरल चीजों के बारे में बात करते हैं, आपके आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रधानमंत्री कहां आ जा रहे हैं, ये देश के गांव में भी चले जाओगे तो उनको पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। बेसिक उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ वो उसके जनरलाइजेशन के बारे में जानते होंगे, सामान्य चीजों के बारे में जानते होंगे कि क्या चल रहा है देश में। ठीक है, कब 15 अगस्त है, कब 26 जनवरी, 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इनको पास एक बेसिक नॉलेज होती है। यानी हम हमेशा जो है वो अपनी नॉलेज के साथ लैडन होते हैं, हमारे साथ वो सेगमेंट होता है। और साइकोलॉजी में भी ये चीजें उतनी सत्य है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको संसार के बारे में, ना भाषा के बारे में पता होता है, ना इस संसार के नियमों के, लेकिन उसको पता अगर उसको भूख लगी है और अपनी मां का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है तो वो रोता है, चिल्लाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे जीन में ये नॉलेज होती है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम नॉलेज शून्य हो जाए। तो जब भी आप अपना पढ़ने बैठो तो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी आपके पास जो अभी है, थोड़ी बहुत ही जानकारी है, कोई बात नहीं है, मोस्टली आप देखेंगे 80-90% चीजों में आपके पास बेसिक नॉलेज होती ही है, उसका आप प्रयोग करना शुरू करें। यानी अभी आप इसके बारे में अभी तक आप क्या जानते हैं, क्या चीज समझते हैं, डेफिनेटली आप इसके बारे में जानते हो। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, वो बहुत कोई छोटा मोटा बात हो, स्पेसिफिक हो, जैसे मान लो कि मनी, बैंकिंग, ठीक है, तो मुद्रा के बारे में, भाई पैसा आपने इस्तेमाल किया, पैसे से हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है, पैसे से हम जितने रुपए की चीज चाहते हैं उतनी हमें मिल जाती है, सबसे आसान रूप से परिवर्तित हो जाता है। भाई आप टॉफी खरीदने गए, आपने बचपन में ही जो बोला 2 रुपए ले लो, टॉफी दे दो, तुरंत वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह के सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमें बेसिक नॉलेज होती है। हम क्या होता है कि आप कहेंगे सर इसकी हमें जरूरत क्या है, इसकी जरूरत की वजह से हम हुकिंग करते हैं, दिस इज नोन एज हुकिंग। मैंने हमेशा आपको बताया, जैसे कांटा, मछली जब होती है वो हमेशा कांटे में फंसती है। आप सोचो आबरा का डाबरा करो और मछली बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, रियल वर्ल्ड में।
तो यहां क्या होता है, मैंने हमेशा बताया कि अगर मुझे अपनी ये टी शर्ट टांगनी है तो मुझे हुक की जरूरत पड़ेगी, मैं हवा में टांगूंगा नीचे गिर जाएगी। तो आपको आगे अगर अपनी पढ़ाई करनी है और आप बुक पढ़ते समय नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको हुक करना सीखना पड़ेगा, यानी पुरानी खूंटी में आपको नई इंफॉर्मेशन टांगनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अभी तक है, ठीक है, उससे अगर आपने उसको पेज पे, अपने विचारों को पेज पे ले आ दिया, तो अब आप नई इंफॉर्मेशन को उसके साथ आसानी से अटैच कर पाएंगे। अगर वो चीज, इसका साइकोलॉजिकल आपको जो है एनएलपी का इसका मतलब पता होना चाहिए क्यों ऐसा होता है। अगर वो मेरे दिमाग में, याद रखिएगा, अगर वो मेरे दिमाग में पहले से है, इसका मतलब उसने स्थायी रूप बना लिया, वो मेरी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा है कि सालों से वो मुझे याद है, मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने कुछ कहा था, उसके साथ कोई फनी चीज जुड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज जो मेरी यादों में है, तो वो क्या है, वो मेरे दिमाग का स्थायी हिस्सा है। तो स्थायी का मतलब ये कील बड़ी मजबूत है, ठीक है। अब इस पर मैं कोई इंफॉर्मेशन टांगूंगा तो वो टंग जाएगी। हमारे स्टूडेंट ज्यादातर इंडिया में क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम का एनएलपी सेगमेंट नहीं बताया जाता है, वो बताया जाता है किताब है, पढ़ लो, डिग्री है, नौकरी पा जाओगे, बस यही 4 स्टेप हमारे यहां है। लेकिन पढ़ने का, एजुकेशन का पर्पस क्या है, हम अपने दिमाग को कैसे इनहैंस कर सकते हैं। आज हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कि तमाम जो है वो जितने भी मिलियनेयर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हैं, उनके अंदर पढ़ने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, एलन मस्क हो, या जो है टिम कुक हो, ये सभी बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं। लेकिन सवाल है कि रीडिंग करने का मैथोलॉजी क्या है, हम कैसे किताबें पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसका आउटकम निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको लेकर आइए और उसकी थॉट मैपिंग कर लीजिए। थॉट मैपिंग का मतलब होता है कि आपने जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको एक कागज पर लिख लीजिए, ठीक है। यानी आप बेसिक, मान लीजिए मैं अर्थ पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में आप कहेंगे साहब हम तो कुछ नहीं जानते। अरे तुम दूसरे गोला से आए हो क्या? दूसरे गोला से आने वाले को ही पता था कि भाई पृथ्वी ये हमारा निवास है, ठीक है, ये हमारा हैबिटेट है, हम यहीं रहते हैं, कि तुम दूसरे ग्रह के प्राणी हो, ठीक है, देख लो भाई, चेक करा लो, लोग उठा ले जाएंगे तुम्हें एलियन अगर होगे तो ये तुम्हारा निवास है पृथ्वी। ये किसकी जो ये स्तर है, ये क्या है, रॉक, हम चट्टाने देखते हैं कि यहां पर चट्टाने हैं, मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, हमें यहां पर जो है तमाम तरह की स्थलाकृतियां, लैंड फॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, हमें लैंड फॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं, ऐसे बहुत से ज्यादा हमें स्थलारूप दिखाई पड़ते हैं, लैंड फॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं, हमें जो है वो ये चट्टाने कड़ी हैं, ये हमारा बेस है, लिथोस्फीयर है। तो आपको जितनी बेसिक नॉलेज है, हमने समुद्र देखा है, हमने जो है वो पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, ये सब क्या है, ये हमारी पृथ्वी के एक इंपॉर्टेंट भूभाग है, ज्वालामुखी, भूकंप। तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप क्या करिए, एक पेपर पे लिख दीजिए, ठीक है, या एक कॉपी के एक हिस्से में लिख दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा एग्जिस्टिंग क्या है। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो इसके साथ हुक करने में आपको बहुत आसानी होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेप 4, चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो होता है ऑब्जेक्टिव, यानी इसका उद्देश्य तय करना। ये उद्देश्य जो है वो बताता है कि हमें इस बुक के साथ या इस पीस ऑफ पेपर के साथ क्या करना है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, स्टेप 5 में बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव, राइट। आप इससे क्या सीखना चाह रहे हैं, बहुत है। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट जब कोई बुक उठाते हैं तो उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी तय नहीं करते। देखो हम क्या है, आपको एक समझना पड़ेगा, एनएलपी एक चीज कहती है, आज ये मैं रिसर्च पढ़ रहा था, आज के समय में लोग डिजिटल तरीके से मोबाइल पर, टैबलेट पे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बुक्स पढ़ने का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि माना जाता है मनुष्य अपने सभी अनुभवों से सीखता है, अपने सभी जो रंध्र हैं उनसे सीखता है। जैसे हम पेपर की स्मेल लेते हैं, उसके टच को महसूस करते हैं, किताबें हमारे हाथ में होती तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। आज के समय में लगातार इस पर बहुत शोध चल रहा है, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। तो सवाल यही है यहां पर कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या चीज होती है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमें हमारी बुक से इमोशनली जोड़ती है, हमें हमारे उद्देश्य के बारे में बताती है। और आपको यह पता है कि मनुष्य एक इमोशनल प्राणी है, और अगर उसके इमोशंस उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें अपनी रुचि लेना शुरू कर देता है। ये बात याद रखिएगा, वो अपना इंटरेस्ट लेता है। इमोशंस इंटरेस्ट को जन्म देते हैं, और इंटरेस्ट किसी चीज के जो डिस्कवरी है, किसी चीज के गोल्स, किसी चीज में गहराई तक जाना, उसको तय करता है। आप ये देखिएगा, संसार का नियम है, जब हम किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारे इमोशंस जुड़ते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि हम उस रिलेशनशिप की गहराई में लोग एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। कोई एक सैनिक अपने देश के लिए प्राण दे देता है, क्यों दे देता है, ठीक है, लोगों को अपनी जान सबसे ज्यादा कीमती होती है, लेकिन भारत माता की जय करते हुए शहीद हो जाते हैं, शहादत दे देते हैं कि दुश्मन को अपनी सीमा पे पैर नहीं रखने देंगे। उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो इमोशन होता है, और इमोशन के लिए हम अपना सबसे बड़ी चीज का बलिदान भी कर देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कई बार पढ़ाई में करते समय ये सब चीजें नहीं ध्यान देते, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। वहां सिर्फ यही बात कही जाती है, पढ़ो 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 पढ़ो, नंबर लेकर आओ, डिग्री ले लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, नौकरी मिलनी होगी तो मिल जाएगी। बस हम इससे
इससे ज्यादा हम भेड़ों की तरह इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते कि हमारे पढ़ने, हमारे एजुकेशन में हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने, शोध, इनोवेशन, नई रास्ते खोजने, इतनी बड़ी आबादी के लिए जो समस्याओं का समाधान निकलेगा वो कहां से निकलेगा? वो एक बुद्धिजीवी, एक सोचने वाले प्राणी से निकलेगा। वो जो रास्ते लेकर आएगा, वो जो कम अनाज में ज्यादातर लोगों की भूख मिटा सकेगा, वो कम पानी को जो है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचा पाएगा, वो कम जमीन से उत्पादकता बढ़ा पाएगा, वो जो एयर को प्यूरिफाई करने के तरीके ढूंढेगा, वो जो इस कचरे के निस्तारण का तरीका ढूंढेगा, उसका साइंटिफिक तरीका ढूंढेगा। नहीं तो कचरा तो हर देश का हर व्यक्ति पैदा कर रहा है और एक दिन इसी कचरे के नीचे, इसी कचरे के साथ मर जाएगा। तो अभी ऐसी कंडीशन में एजुकेशन का जो पर्पस है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, उजांग आईएएस एकेडमी लगातार बात कर रही है, इनोवेशन कर रही है, एक संघर्ष कर रही है, उसका पर्पस यह है कि एजुकेशन हैज अ पर्पस। उसका एक उद्देश्य होता है हमारी शिक्षा का, और उद्देश्य यह होता है कि मैंने क्यों चुना कि मैं सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को पढ़ाऊंगा, राइट। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप उस पोस्ट पर पहुंचेंगे जहां परिवर्तन की शक्तियां आपके पास होंगी। अगर ढेर सारे उजांकियन वहां पहुंचते हैं और वो परिवर्तन की अलख जगाते हैं, वो एक चेंज के लिए डिटरमाइंड है, वो जानते हैं कि मैं इस संसार को एक नया रास्ता दे सकता हूं, मैं अपनी एजुकेशन मेथड का प्रयोग करके एक नई चीज को इनोवेट कर सकता हूं, समाज में परिवर्तन लेकर आ सकता हूं, तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम विश्व गुरु थे, हमारा इतिहास हमें पता नहीं है। हम अपने अभी तक के पूरे इतिहास में 2/3 हिस्से में वर्ल्ड के लीडर रहे हैं, चाहे वो हमारे इनोवेशन रहे हो, हमारा व्यापार रहा हो, हमारी अर्थव्यवस्था रही हो, हैंडीक्राफ्ट रहा हो, एजुकेशन सिस्टम रहा हो। विश्व के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी हमारे पास रही है। दुनिया हमें, वेस्टर्न हमें नहीं सिखा सकता कि तुम ये सीखो वो सीखो। जब वो सीखने की हालत में भी नहीं थे तो हम अपनी ज्ञान के चरम पर थे। तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, तो 2/3 हिस्से में हम टॉप पर थे। लेकिन अचानक से हम बॉटम की तरफ कैसे आ गए, हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया। हम एक ऐसे रैट रेस, ऐसे चूहों की दौड़ में प्रवेश कर गए जहां पढ़ाई नौकरी, इससे आगे हमें सोचने का कभी मौका मिला ही नहीं। और जिसका हमें नुकसान क्या हुआ कि नौकरी के चक्कर में हम आश्रित होते चले गए। तो अब ऐसी कंडीशन में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप सिस्टम में जाके बदलाव कर दो, लेकिन हां, सिस्टम के अंदर जाकर बदलाव की प्रक्रिया शुरू करो। सिस्टम को बदलाव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये एक व्यक्तिगत विषय हो जाता है, एक पर्सनल सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन इतना तय है कि ऑफिसर्स बनकर अब सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम में परिवर्तन कर सकते हो, राइट। तो मेरे ख्याल से आप करोगे। तो अगला जो ऑब्जेक्टिव होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या चीज तय करता है, ये सब समझिए। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, ये हमारे दिशा को तय करता है, हमारे इमोशंस को तय करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल समझोगे। मान लीजिए चाचा चौधरी की कॉमिक्स है, वेद प्रकाश शर्मा, केशव पंडित किसी का नॉवेल है। अब जब नॉवेल आप पढ़ते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होता है, आप इंटरेस्ट के लिए, आप टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हो। अब चाचा चौधरी में ये थोड़ा ना होता चाचा चौधरी उठाई, साबू को गुस्सा क्यों आता है, या जो है आप जब पढ़ रहे हो केशव पंडित या जो है वेद प्रकाश शर्मा, या तो भैया कातिल ने किस तरह से चाकू निकाला, चाकू की लंबाई 9 इंच, ऐसा थोड़ा नोट्स बनाते हो उसके, ठीक है। आप उसको एक स्पैन में आराम से बैठे बैठे पढ़ जाते हो, क्योंकि आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होता है कि मेरा इसके साथ ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव फन है, मेरा ऑब्जेक्टिव टाइम पास है, मनोरंजन है मेरा ऑब्जेक्टिव। तो मैं इसको इसी तरह, उसके लिए नोट्स लेके नहीं बैठते। हाँ, फिर 9 इंच का चाकू उसकी पीठ में घुसा दिया, इस तरह से नहीं होता कभी। तो यहां पर क्या होता है, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव रुकते हो कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूं, साइंस पढ़ रहा हूं, पॉलिटी पढ़ रहा हूं, कुछ भी सब्जेक्ट अपना पढ़ रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में इनका उद्देश्य क्या है। हिस्ट्री का टॉपिक बिल्कुल अलग होता है, कहानियों के रूप में चलता है, इसमें भी कई हिस्से हो गए, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया। तो मैं किस कालखंड में हूं, ठीक है, किस कालखंड में, आधुनिक भारत में हूं, मॉडर्न इंडिया में, किस तरह से देश को आजाद कराया गया, देश को आजाद कराने की अवधारणा क्या थी, आपने वहां जोड़ा। लेकिन ज्योग्राफी में जैसे आओगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल जाएगा। यहां पर थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिसाब से ये चलना शुरू होगा। इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जो है वो आर्थिक हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है मैथमेटिक्स हो जाता है। साइंस और पॉलिटी में बिल्कुल ही अलग रूप से यही हिस्ट्री का जो है एक्सटेंशन आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब्जेक्ट्स अलग अलग रुचि के सब्जेक्ट्स होते हैं। कई बार स्टूडेंट ये सोच ही नहीं पाता, उसको लगता है बुक पढ़नी है सिलेबस। मेरे पास ऐसे हजारों की संख्या में मैसेज आते रहते हैं, सर बुक बता दीजिए कौन सी पढ़नी है, सर ये कैसे पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ लूं। लेकिन क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे आप क्या सीखोगे, आप आउटपुट क्या निकालोगे, इसके बारे में आपको एक मेंटल पिक्चर बनानी पड़ती है। जब आप ये मेंटल पिक्चर बनाते हो तो एक्चुअली में आपका आपके सब्जेक्ट से जुड़ाव हो जाता है। और आप ये बात बहुत अच्छी तरह मानते होगे, अगर इस बात को एक्सेप्ट करते होगे तो आप मुझे बताओगे, हाँ ऐसा होता है कि कई सब्जेक्ट्स में आपका जुड़ाव बहुत गहरा होता है और आप उस सब्जेक्ट में अच्छा भी करते हो।
लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है और आप आउटपुट अच्छा नहीं निकाल पाते हो। इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते हो, आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप 5 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप 5। अब हम यहां पर अपना जो बुक है मेरे हाथ में, उसका हम आउटपुट निकालना शुरू करेंगे और हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू का मतलब होता है जो मेरा चैप्टर है, ठीक है। अब हम पीछे के स्टेप के लिए अब हम इसका ओवरव्यू करेंगे। मुझे बेसिकली किस चीज के नोट्स बनाने हैं, मुझे पढ़ना भी है, याद भी करना है, नोट्स में भी लेकर आना है। ये आपका टाइम लगभग आप मान के चलिए 40% टाइम आपका बचा देगा अगर आज मेरा जो ये बुक मेथड, जो रीडिंग का मेथड आप करते हैं। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले आप सारी चीजों के नोट्स एक साथ नहीं बनाते। कोशिश करिएगा पेंसिल रखिएगा, व्हाइट पेपर रखिएगा, मेरी जो आपको मैं बात कर रहा हूं, और कॉपी को हॉरिजेंटल रखिएगा, यानी कि जो है वो लैंडस्केप मोड में रखिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदे होंगे, मैं आपको बताऊंगा। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम सारी चीजों को एक साथ पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चे उसको अंडरलाइन करते रहते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं, फिर उसको कॉपी में लिख लेते हैं। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। मैंने इससे पहले के जो 2 मेथड बताए थे उनको मैं अब इसके साथ मर्ज कर रहा हूं, यानी कि आप पढ़ने, ओवरव्यू करने, वापस आने और उसके अपने नोट्स को इंक्रीज करने का आपको एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि हमारे दिमाग की एक खास गुण होता है, ये +-2 इंफॉर्मेशंस को अपने साथ ग्रैब करता है। 2, 4, इससे ज्यादा 6, 7, इससे ज्यादा ये जो है वो इंफॉर्मेशन को ग्रैब नहीं करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ज्यादा आप इंफॉर्मेशन एक साथ में, आप लोगों ने देखा होगा हम फोन नंबर किसी को कैसे बताते हैं, हम कहते हैं 82858940 या 3 डिजिट बोलते हैं, या हम एक साथ बोलते चला ऐसे हम 10 नंबर नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं, हम आप कभी भी किसी को भी नंबर बताए, बोले हाँ नंबर बोलो अपना, तो हम क्या करते हैं, मान लो 87507, अब 2 या 3, तो यहां पर क्या होता है, अधिक से अधिक हम इतना ही जो है उसको ले पाते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं, 8750711122, इस तरह से 3232 के कॉम्बिनेशन में हम इस तरह से नंबर बताते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर जो है आप देखेंगे कि आपका जो डिजिट्स को या जो इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। यहां पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंफॉर्मेशंस को कैसे टुकड़े टुकड़े में निकालकर अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी मेन थीम, जैसे मान लो आप गांधी पढ़ रहे हो, आप जो भूगोल में कोई जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी पढ़ रहे हो, ज्वालामुखी, भूकंप, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले कागज के बीचों बीच में एक मेन थीम लिख लेनी कि आपका टॉपिक क्या है, या आपका सब्जेक्ट क्या है, या आपका आज क्या पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। जो सेंट्रल पिक्चर है आपकी, उसमें आपने लिख लिया। इसके बाद आप सबसे पहले 4 जो है वो ब्रांचेस को ड्रॉ करोगे, सिर्फ 4, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो उसको आप फर्स्ट रीडिंग में जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, इसको मार्क करते हुए, आप इसको नाम भी रख सकते हो। इसको जो है वो C1 हो गया, H हो गया, R हो गया, C2 हो गया। यानी मैं जब ऐसे अपनी बुक पढ़ रहा हूं ना, बुक पढ़ता जा रहा हूं, तो कंटेंट मतलब क्या है कि इसका जो है इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो है फैक्ट क्या है मेरे पास, इसको ऐसे समझ लो कि मेरे पास फैक्ट क्या है, ठीक है। कुछ सन दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, कोई इनपुट्स आ रहे हैं। फिर दूसरा हेडिंग्स क्या है, यानी इसका जो है वो शीर्षक क्या है, ठीक है, शीर्षक क्या है। तो यानी हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, जैसे मान लो शिखर बंदोपाध्याय पढ़ रहे हो या कोई भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने देखा कि संविधान क्या है, संविधान का विकास का क्रम क्या है। इसके बाद आपने देखा कि संविधान सभा क्या है, कौन से लोग उसमें थे, तो आपने उसके बारे में बेसिक जानकारियां ले ली। रिजल्ट, यानी कि जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका जो है वो एक क्या आपने देखा कि आउटपुट क्या है, परिणाम क्या निकल रहा है, और आप अंत में इसको क्या, इसका जो है वो उपसंहार कर सकते हो, इसके बारे में आप क्या अपने राय दे सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, तो कंटेंट हमारा क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, घटनाक्रम है, ये आपने उठाया। तो आप जैसे पढ़ते जा रहे हो, मान लो ये मेरा एक पैराग्राफ है, एक चैप्टर है, ध्यान से समझते जाना, ये मेरा चैप्टर है, मैं पढ़ता गया, पेंसिल या मेरे पास कोई एक हाईलाइटर या कुछ भी ऐसे लिखने का है, मैंने यहां लिख लिया ये C1 है। C1 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से मैंने कोड मार दिया, किताब को पढ़ता जा रहा हूं, मैंने कोड मार दिया C1 है। C1 का मतलब है ये इंपॉर्टेंट एक घटनाक्रम है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बारदोली सत्याग्रह हो गया, या खेड़ा हो गया, या अहमदाबाद का आंदोलन हो गया। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये यहां से फैक्ट है, इसी के आसपास कहानी चलती है। सरदार ने क्या किया, सरदार की उपाधि उनको दी गई, उन्होंने कैसे जो है समितियों को इकट्ठा किया, कैसे लोगों को आंदोलित किया, कैसे जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ, लगान के खिलाफ उन्होंने जो है वो पूरा आंदोलन खड़ा किया। लेकिन किसी भी घटना से, किसी भी इवेंट से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। कोई भी आप किताब पढ़ लें, ठीक है, किसी भी किताब को पढ़ें, आपकी किसी इवेंट से, किसी भी एक घटना से, किसी फैक्ट से जो है वो हमारी कहानी की शुरुआत होती है। क्यों हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, फॉर इकोनॉमिक्स सबसे टफ है, सबसे मैथमेटिक्स है, तो भाई हम कहेंगे भारत की जीडीपी गिर रही है,
या भारत में बैंक दर बढ़ा दिया गया, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल वोट्रोल सबका खाद्य महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सो मेरे लिए फैक्ट क्या हुआ, मेरे लिए महंगाई, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इन्फ्लेशन के प्रोसेस क्या है, इन्फ्लेशन के रिजल्ट्स क्या है, कंक्लूजन कैसे निकालोगे कि महंगाई हमेशा क्या बुरी होती है, महंगाई के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने क्या किया, C1 लिख लिया, ये मेरा H हो गया, हेडिंग हो गई, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है। ये हेडिंग का मतलब कई बार इंपॉर्टेंट जो होती जानकारियां भी होती हैं, हेडिंग हो गई। इसके बाद हम परिणाम रिजल्ट पे आए कि भाई अब ये महंगाई बढ़ेगी तो इससे क्या क्या प्रभाव होंगे। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी तो किस तरह से दुष्चक्र शुरू होगा, हम गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं, चीजें कैसे महंगी होगी, डिमांड सप्लाई गैप कैसे होगा। ठीक है, तो हम रिजल्ट्स के बारे में R हमने कोड कर लिया। और इसके बाद C2, यानी कि मैं इस पे कंक्लूजन दे सकता हूं, यस ये बुरी है या अच्छी है। अगर हम एक तरह से कहें कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है यानी कि उछलती कूदती महंगाई वो बहुत बुरी होती है, अर्थव्यवस्था को फंसा ले जाती है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या होगा, यहां पर इसके कोड कर लिए, यानी हमने क्या किया, H, C1, C2, R ये हमने कोड कर लिया। तो कोड करते ही अब हम मुझे क्या करना है, मुझे यहां उठाना है और इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स डाल देने हैं अपने नोट्स में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, यानी इसको रीअरेंज कर देना है। अब मेरे हिसाब से ये रीअरेंज हो जाएगा, डन। इस तरह से आप क्या होगा, अपने फैक्ट्स को, जो बड़ा फैक्ट है उसको 4 टुकड़ों में तोड़ दोगे। अब ये हमारे लिए इसको पचाना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेप 6 प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है कि जब आप माइंड मैप नहीं देख रहे थे, आप इसको दोबारा पढ़ेंगे अगेन। ठीक है, अब इसमें कोई फैक्ट रह गया जो उसमें आपको पहली रीडिंग में समझ में नहीं आया, तो जब आप सेकंड रीडिंग हल्का सा कर रहे होंगे, सेकंड रीडिंग कर रहे होंगे, और डरिएगा नहीं क्योंकि आप अब रीडिंग और नोट्स दोनों बना रहे हैं। तो अब आप क्या होगा, मैंने इसीलिए पेंसिल यूज करने के लिए कहा, तो उसमें आप ऐड ऑन कर देंगे, प्लस ऐड। कोई फैक्ट आपका छूट गया, कोई ऐसा हेडिंग थी जो आप ध्यान नहीं दे पाए, पहली रीडिंग में नहीं दे पाते हैं, तो आप गए और धीरे से उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को, इंपॉर्टेंट घटना को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट को उठाया और वहां पर डाल दिया। ठीक है, ये आपने इसके साथ जो है वो करना शुरू किया, तो इससे क्या होगा, प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ओवरव्यू के साथ प्रीव्यू का सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद जो है वो डेफिनेटली अब आप चाहेंगे कि आपके इसमें डेप्थ, यानी आप जो है और नई नई चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें, तो इसके बाद होता है इन व्यू। जो अगला स्टेप 7 है वो इन व्यू, यानी अंदर जाकर देखना। ठीक है, अब एक्चुअली में इसमें जो है वो आप गहरे से, अब आपको लेआउट पता चल गया कि मुझे अपनी किताब को घेरना कितना है। अब इसमें आपको गहराई से इसमें जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, जैसे इसका रिजल्ट के साथ साथ आप जगह देखेंगे इश्यूज क्या है, ठीक है, मुद्दा क्या है, इसमें मुद्दा क्या बन रहा है, भारत सरकार ये क्यों नहीं कर पा रही, ट्रिपल तलाक एक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तमाम इस तरह के मुद्दे जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं डेली। डेवलपमेंट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद मुद्दा, आतंकवाद एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ये लगातार चलते रहते हैं। तो इन इश्यूज की गहराई क्या है, प्रॉब्लम कितनी गहरी है, तो इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। मान लो अभी जल है, तो जल में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन सब के साथ हम जल विवादों को झेल रहे हैं। यहां तक कि स्टेट्स के बीच में भी कावेरी जल विवाद हो गया, अब जो यूपी एमपी के बीच में जल विवाद हो जाते हैं, तो इन लोगों को दिल्ली हरियाणा के बीच में, तो यहां पर हम क्या होता है कि यहां पर हम जल एक मुद्दा बन जाता है। तो हमें अगले स्टेप में 7th स्टेप, अब जब तक क्या होगा तब तक आपको सब्जेक्ट का ढेर सारा ओवरव्यू मिल चुका होगा और आप ढेर सारे फैक्ट्स को वहां से हटा चुके होंगे। अब ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इस पर आपकी नजर आ जाएगी बेसिकली इशू कितना हमारा गहरा है, कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है 8th स्टेप, और उसमें क्या होता है, हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब हम इसको रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, जो भी आपने पढ़ाया है, आपने बनाया है, उसको रिवाइज कर लो क्विकली, क्योंकि हम 30 मिनट्स के अंदर, ये नियम होता है 30 मिनट्स के अंदर आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, नहीं तो वो चीज आपके दिमाग से स्किप होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इसका हम रिवाइज करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया है तो उसको प्लस ऐड ऑन करेंगे और आपका नोट्स इक्वल टू क्या होगा, स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। करके देखिए, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैजिकल मेथड, और इस तरह से आप पूरी किताब को जो है वो आप कर पाएंगे। पहली रीडिंग में कभी भी जो डिफिकल्ट एरिया, जो इश्यूज है, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। जब आप 7वें स्टेप में पहुंचेंगे तब आपको वो डिफिकल्ट इश्यूज आपके साथ आने शुरू हो जाएंगे। आप एक चैप्टर को 2 दिन में, अब आप क्या होगा, आप बुक भी पढ़ रहे हैं, नोट्स भी आप बना रहे हो, और पूरी तरह से उसके अंदर के सेगमेंट्स को आप डिस्ट्रॉय भी कर रहे हो, उसको तोड़कर अपने नोट्स में उसको लेकर आ रहे हैं, और उसी के उसी दिन आप नोट्स को रिवाइज भी कर ले रहे हैं, उसी दिन उसको दोहरा भी ले रहे हैं, और इससे आपका जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा रिच होता चला जाएगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट रिवीजन को अपने टाइम टेबल में इन्वॉल्व नहीं करते और इसी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहां पर भी क्या करना है, उसको रिवाइज
करते चलना है। डन। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो आपकी बुक और आपके नोट्स दोनों एक साथ चलेंगे। यानी मैंने अब आपको बुक पढ़कर नोट्स बनाने का जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा वो मैंने आपका पूरा बचा दिया। अंतरराष्ट्रीय तरीकों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, राइट। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है। कई बार लोग कहते हैं आप मोटिवेट अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों पे हम ज्यादा गहरा रिसर्च नहीं करते हैं, और हमारे यहाँ छोटे छोटे वर्ड्स को, जैसे अभी मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन का मतलब होता है कि मैंने तुम्हें किसी कहानी बना दी, किसी की प्रेरणा दे दी और तुमसे बड़ी बड़ी बातें करके निकल गया। दिस इज एनएलपी, दिस इज अ प्योर साइंस, दिस इज प्योर प्रैक्टिस, दिस इज प्योर साइकोलॉजी। ये एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। मैंने आपको मेथड्स बताए हैं। फिलॉसफी मोटिवेशन दर्शन है, फिलॉसफी है। मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे अंदर बड़ी क्षमताएं हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। नहीं, मैं एनएलपी है। कई बच्चों ने कहा कि आप मोटिवेट करते हैं, गलत है ये बात। मोटिवेशन थोड़े समय के लिए होता है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द मेथड्स, कैसे करना है। मैंने कहा बेटा तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए, बुक तुम्हारे जीवन का अच्छा हिस्सा। हाँ बोलो, सही समझ करो, अच्छा कह रहे हो, बुक पढ़नी चाहिए, बुक पढ़ने से ही मैं जो है टॉपर बनूंगा, मुझे नोट्स बनाना चाहिए, स्मार्ट नोट में। बहुत अच्छी बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें बढ़िया सा जो खूब धुआंधार लेक्चर दिया। बट हाउ टू रीड अ बुक, What is the method of reading a book and what is the best method for me? मेरे लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? This is known as NLP. इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं वो मुंह उठाया बोल दिया, अरे आप मोटिवेट करते हैं फलाना। दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज द कोर साइंस, कोर प्रैक्टिस, कोर साइकोलॉजी है। आपके दिमाग को समझ। 3 मेथड अभी तक बुक पढ़ने की बता चुका हूं। आप इंटरनेशनल एरिना में चले जाएं, हजारों डॉलर के सेमिनार होते हैं। पर चूंकि हमारा भारत में इस शिक्षा पद्धतियों में बहुत पिछड़ापन है, हमें उसको एड ऑन करना पड़ेगा, हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भारतीय संस्कृत का जब अध्ययन करता हूं, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं मौजूद नजर आता कि जिसकी वजह से हम भारतीय आज इतना पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे ऊपर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पूरे जीवन का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ हम 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में निकाल देते हैं। और जबकि भारत का इतिहास यह कहता है, आप किसी भी किताब को पढ़ो, आप टीएसआर सुब्रमण्यम को मेरे कहने पे पढ़ लो, जो कैबिनेट सेक्रेटरी, हायर मोस्ट आईएएस ऑफिसर थे, उनकी किताब इंडिया टर्निंग पॉइंट पे पढ़ना। पहले चैप्टर में बताते हैं कि भारत के 2/3 इतिहास में हम पूरी दुनिया के बॉस थे, हम पूरी दुनिया के गुरु थे। आज ऐसा क्या हो गया? उस फंडामेंटल को करेक्ट करने निकला हूं, उस मशाल को लेकर निकला हूं। हो सकता है मैं अकेले निकला हूं, हो सकता है मेरे विरोधी बहुत ज्यादा, हो सकता है कि मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही हैं। परावर्तन, नया वर्तन, नववर्तन जिसे हम लोग कहते हैं, इनोवेशन, नई चीजों, वो इतनी जल्दी हमें एक्सेप्ट नहीं होता। अगर एक्सेप्ट कर लेते तो कल सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ता कि एक कोई भी अपने मन से विवाह कर रहा है तो उसकी तुम हत्या नहीं कर सकते, बोला ना कल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये परिवर्तन हमारे समाज का एक नियम होना चाहिए, लेकिन हम परिवर्तन को उतनी तेजी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कल एक स्टूडेंट ने कहा कि आप मोटिवेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट मोटिवेशन। मैंने तुम्हें 8 स्टेप बताए हैं दोस्त, 8 स्टेप बताए हैं। मैंने तुम्हें इसका साइकोलॉजिकल साइंटिफिक वे बताया, आप करके देखिए। ये रही मेरी कॉपी, ये रही मेरी डायरी, और मैं अब खुद करके देखता हूं। तब मैं, जैसे कलरफुल आप नोट्स देख रहे हैं, ये डायरी बहुत कम लोगों को देखने को मिली है, मेरी पर्सनल डायरी है। और मैं इस पे जो है वो क्या करता हूं, मैं इस पे राइटिंग करता हूं। मैं कलर्स का यूज कर रहा हूं। आप देखिए, अलग अलग कलर्स पे मैंने बनाया है, पेंसिल से बनाया है, पेंसिल कलर का यूज किया है। ये मेरी डायरी है, राइट। दिस इज द थिंग जिसको मैं खुद करता हूं। जब मैं खुद करता हूं, मुझे उसके फायदे दिखाई पड़ते हैं, तो मैं अगले आदमी को बताता हूं। एनएलपी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स, प्रैक्टिसिंग द इनोवेशन। नवाचार की प्रैक्टिस करना ही एनएलपी है। आपके ब्रेन, आपके माइंड को समझना बहुत जरूरी। सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट यही है, और सबसे डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी यही है। यही कत्ल कराता है, यही लोगों की जान बचाता है, यही डिस्ट्रॉय करता है, ये ड्रग्स बिचवाता है, और यही लोगों को दवाइयां भी देता है। यही डॉक्टर भी बनाता है और यही कातिल भी बनाता है। सब कुछ यहीं पर है। यही आईएएस ऑफिसर बनाता है और यही मजदूर बनाता है। शरीर का कोई अंतर नहीं है, अंतर है सिर्फ दिमाग, मोटिवेशन, उसका जो डायमेंशंस, और एनएलपी ट्रेनिंग का। तो मैं आपको यहां ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मशाल लेकर निकला हूं, पता नहीं शायद अकेले निकला हूं, हो सकता है कि कई मेरे साथ ओजांकियन भी मेरे साथ हों, वो दूसरों को प्रेरित करते हो, वो दूसरों को इसके साथ जोड़ते हो। परिवार जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, मैं पीछे मुड़कर अभी नहीं देख रहा हूं। मुझे पता है कि मैं भारत का एक नागरिक हूं, और मैं भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था बहुत अधिक बिलीव करता हूं। और मैं मानता हूं कि हम जो है वो 2/3 इतिहास में ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हैंडीक्राफ्ट, इन सब में सर्वोपरि थे। मैं किसी जो है वो किसी लेफ्टिस्ट के साथ या किसी सेकुलर के साथ मैं विवाद नहीं करना चाहता। मैं भारतीय संस्कृति में बिलीव करता हूं, और मुझे लगता है कि जो चीज हमारे पास पहले थी, हम कोई नई चीज खोज नहीं रहे हैं,
हम संसार को अपनी चीजों के बारे में दुनिया को बताने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरा बस सिंपल सा यही मुहिम है और मैं विश्वास करता हूं और अध्ययन के साथ विश्वास करता हूं। तो यह मेरा विश्वास है कि हमारे पास वो चीज है, हम बस उसको वापस लेकर आ रहे हैं। हम कोई चीज पश्चिम से उधार नहीं मांग रहे हैं, ना हमें चाहिए। तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, उस मुहिम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और आपको यह समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट मोटिवेशन। ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस वर्ड फॉर मी। ये मोटिवेशन नहीं है, दिस इज टोटल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। शायद अभी आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। स्टेप्स साइंटिफिकली स्टेप बता रहा, आप करके देखिए। मैंने किया है, अगर ये मैं नहीं करता तो आपको नहीं बताता। राइट, मैंने किया, मुझे उससे फायदे हुए हैं, मेरा टाइम बचा है। आप भी अपना टाइम बचाइए, क्योंकि सारा खेल तो समय का है। आपका कॉम्पिटिटर इस समय आपसे आगे जा रहा है, उससे आपको आगे जाने के तरीके ढूंढने होंगे। एग्जाम आपका है, रिजल्ट आपका है, जिंदगी आपकी, आप जहां भी रहेंगे आप सक्सेस होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज मैसेज आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और एक चीज और बता दूं, कई बच्चों ने पूछा, और वो कॉन्सेप्टर बैच के बारे में मुझसे जानकारी ले रहे थे। ये आफ्टर 12th, जितने बच्चे अभी 12th कर चुके हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं, या जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। राइट, और जो हमें 2 साल दे सकते हैं, 2 years, ये 2 साल का बैच है। कई लोगों ने पूछा सर ये क्या है, ये 2 साल का बैच है जहां पर लेयर 1 लेयर 2 यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों पढ़ाया जाएगा। स्टेप 1 में मैं आपके स्किल्स प्लस आपके फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट पूरे करूंगा। इसके बाद आपका मेंस का टॉपिक आपके सारे पूरे होंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन इसके साथ साथ होगी। आप जो है वो अपनी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ पाएंगे। तो ये बैच मैंने बनाया है, और इस बैच में जो फीस है वो 70,000 है। 70,000 इसकी फीस है, जिसको मैंने अभी कोविड की वजह से इसको ईएमआई कर दिया। यानी मंथली आप जो है वो 14 महीने तक आप मंथली केवल 5,000 रुपए देकर आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बैच कब से शुरू हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डायरेक्टर्स बैच बोलता हूं, इसको मैं अपना बैच बोलता हूं। इसमें बच्चों को वही ट्रेनिंग दे पाता हूं जिस ट्रेनिंग के वो योग्य है। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर होती है तो दुनिया में कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाती है। मेरा मानना है सिर्फ दुनिया में 2 ही तरह की कैटेगरीज हैं, ट्रेंड कैटेगरीज एंड अनट्रेंड कैटेगरीज। किसी को हम लोग बोलते हैं बड़ा लकी है, लकी नहीं है, वो ट्रेंड है। उसको ऐसे प्रशिक्षक मिले जिसने उसको ट्रेन कर दिया और वो युद्ध जीत गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रशिक्षक अच्छे नहीं मिलते, जिनको ट्रेनर अच्छे नहीं मिलते, वो अनट्रेंड रह जाते हैं, क्षमतावान होते भी उनके हिस्से में हार आती है। तो मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूं जहां पर आप इसको समझ सकें। और इसका जो है वो 12 तारीख 12th of जुलाई से ये बैच मैं शुरू कर रहा हूं। जो अंडर अभी 12th क्लास में है, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो अभी 2 साल मुझे दे सकते हैं, जो अपनी जीरो से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, उन सभी का स्वागत है इस बैच में। वो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप जानकारी लेकर आप फोन करके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। परिवर्तन संसार का नियम है, और याद रखिएगा परिवर्तन की शुरुआत पड़ोसी के घर से नहीं होती है। हम सभी भगत सिंह को पूछते हैं, लेकिन हम चाहते हैं देश में भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोसी घर में हिंदुस्तान की यही नीति, यही नियति उसको बहुत नीचे की तरफ लेकर जा रही है। हमें परिवर्तन अगर चाहते हैं तो यह हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड एनएलपी इज ऑल अबाउट योर माइंड से चेंजिंग योर माइंडसेट। आप इस चीज को चेंज कर ले गए, ये मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन आएगा चला जाएगा। इट इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप सही कर दो, अपने आप रिजल्ट आएगा। मैंने हमेशा कहा इफ प्रोसेस इज राइट रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम। अगर आपकी प्रक्रिया सही है आपका रिजल्ट अपने आप ही आएगा। भगवत गीता में यही बात कही गई थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मण्येवाधिकारस्ते? दैट मींस वो कहते हैं कि जो आपको कर्म करना है, कर्म करने का सिद्धांत है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि आपको जो स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं ऑटोमेटिकली। मां फलेषु कदाचन, यानी वो रिजल्ट क्या होगा, आपको फल की चिंता नहीं करनी, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली। वो कहते हैं फल की चिंता नहीं करनी, लोग इसको गलत कर बोले हमें फल का कोई नहीं। वो कहते हैं कि रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इफ योर प्रोसेस इज राइट, अगर प्रक्रिया सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। राइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होना चाहिए। जो स्टेप्स मैंने बताया उसको आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।